हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा है हैशटैग डे 4 में, जिसमें हम तैयारी करने वाले हैं चैप्टर हमारा लाइट की। और ये चैप्टर क्लास 6 टू क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक प्रॉपर समरी है। और इस समरी में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगी और साथ ही साथ हम लास्ट में इसके करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें कितना याद है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं हमारा एग्जाम सीटेट, जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है। और यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं विज्ञान की। तो आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी का विज्ञान का कंटेंट मिलेगा। आपने डे 1 डे 2 डे 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लाइक भी ज़रूर करिएगा, लाइक करने से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी बता सकते हैं, आपको जो बुरा लग रहा है आप वो भी बता सकते हैं, जिससे कि अगली स्लाइड में या अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं उस चीज़ों का सुधार कर पाऊँ। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला या और एक साथ ही साथ एक और बात कि कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट टेलीग्राम चैनल पे है। ऑनलाइन पढ़ाई टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी है। चलिए आइए वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइट हम पढ़ रहे हैं और लाइट में आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है मैंने वो ही सारी चीजों को कवर किया है। मैं फालतू की कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी कि लाइट क्या होती है, आप लाइट सोर्स क्या है, क्योंकि आपको ये सब चीजें पता है। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये एक तरह से आपका रिवीजन है और इस रिवीजन में आप 1 घंटे के अंदर सारा कुछ रिवाइज कर ले, आपको ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शैडो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैडो क्या है, कैसे बनती है। तो शैडो बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है कि आप ये देख सकते हैं कि सन जो है एकदम ऊपर है और इसके पीछे इसकी शैडो बन रही है। मतलब सन जहां लाइट आ रही है, लाइट के जस्ट पैरेलल ही शैडो बनती है। मतलब आप जहां से आपको आप लाइट देख रहे हैं, अगर टॉर्च मार रहे हैं किसी इंसान के ऊपर, तो उसकी शैडो क्या है, पीछे बनेगी। और पीछे कहाँ पे बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी। ठीक है, वो स्क्रीन आपकी दीवार भी हो सकती है, वो स्क्रीन आपकी जमीन भी हो सकती है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैं जब कराऊंगी तो आप देखिएगा। तो शैडो आर फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल इज प्लेस्ड, जस्ट अ सेकेंड, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट रेज। तो मतलब ये लाइट रे आ रही है पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, ओपेक, जिसके कि आर पार नहीं दिख सकता। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या है, टकराई लाइट, और इसके टकराने से क्या हो गया, ये लाइट की वजह से ये पीछे आपको शैडो देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है इसके वजह, द लाइट रेज दैट गो पास द एजेस एंड मटेरियल लाइक एन आउटलाइन। अब ये शैडो क्यों बन रही है, कि इसके इधर इधर से क्या है, लाइट जो है इधर से निकल जा रही है और उसकी वजह से ये शैडो जो है वो क्रिएट हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फटाक से ब्रीफ कर देती हूँ कि शैडो क्यों बन रही है, क्योंकि आपकी जो भी सोर्स है, जो भी एक मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो लाइट की रेस के बीच में आ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट आ रही है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट क्या था, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट डायरेक्ट क्या है, सन की रेज जो है वो नीचे आती। पर इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। और इस ओपेक ऑब्जेक्ट के आने से क्या हो गया, इसकी शैडो बन गई। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि लाइट आ रही थी और हमेशा लाइट और शैडो जो है पैरेलल रहेगी एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके लिए इंक्लूड करी हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपकी चीजें क्लियर हो पाए। तो लाइट जो है हमारी एक तरह से ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग जो है लाइट वेव है। तो लाइट के किस तरह की वेव है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइट वेव किस तरह की है, अनुप्रस्थ तरंग है और ये ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। साथ ही साथ इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब इन दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपगेट। ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में, इसका मतलब कि वैक्यूम में भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, पर साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब लाइट हमेशा क्या है, ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। तो इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक स्टेटमेंट और एक कथन, जो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी
करूँगी। आज मैंने स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, सारे नहीं हो पाए इंक्लूड क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आप पार्ट 2 से भी ज़रूर जुड़िएगा। तो देखिए लाइट जो है सीधी रेखा में हमेशा ट्रैवल करती है। ये बच्ची यहाँ से देख रही है और इसको कैंडल की लाइट आसानी से दिख जा रही है। पर अगर इसने क्या किया, पाइप को मोड़ दिया। अब इस पाइप के मोड़ने से यहाँ पे क्या दिखेगा, इसको डार्क दिखेगा। तो इसीलिए ये समझ में आता है कि लाइट हमेशा जो है वो एक सीधी रेखा में ही जो है वो ट्रैवल करती है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इससे भी आपके एग्जाम से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मार्कर चेंज कर लूं। देखिए, तो पहली चीज क्या होती है, आपको इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाता है पहले वाले केस में, इधर आई एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब आपको क्या दे दिया जाएगा कि आई दे दिया जाएगा, एंगल आई आपको गिवन है एग्जाम में, और आर जो है आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, आपको एंगल आई और एंगल आर जो होता है हमेशा जो है ये इक्वल होता है, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इक्वल्स होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरी बात होती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं ये और ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में जो है वो उपस्थित रहती है। इंसिडेंट रे कौन सी रे हो गई, ये वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। मतलब यहाँ से क्या है, लाइट आई और लाइट ने इसको क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसको हिट किया और हिट करने से बाउंस बैक हो गई। तो क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये बाउंस बैक वाली रे कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हमारी ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है जिसको बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात आ जाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अभी आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था, ये लाइट, ये आपको नॉर्मल था, लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट थी, और ये क्या हो गई, वापस बाउंस बैक हो गई, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, और ये क्या था, आपका प्लेन मिरर था और एक ही तरफ सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, पर इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। ठीक है, तो एक मीडियम मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 क्या है, एयर है, और ये मीडियम 2 क्या हो गया, वाटर। तब क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट आई और ये क्या हो गई, बेंड हो गई थोड़ी सी। मतलब ये वापस ना जाने की बजाय ऐसे भी तो जा सकती थी, पर ऐसी नहीं गई। क्यों ऐसा नहीं गई, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। ये दूसरा फिनोमेना है जिसको अपवर्तन बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया, लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन को तरंग की गति में परिवर्तन के कारण। अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बात आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे, कि ये जो पहला मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और ये जो हमारा सेकेंड मीडियम है, इन दोनों मीडियम के बीच में जो घनत्व है, जो हमारी घनत्व है, मतलब जो हमारी डेंसिटी है, इसमें क्या है, अलग अलग डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। अगर यही एयर होता और ये भी एयर होता तब ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि क्या था, मीडियम फिर एक हो जाता। पर डेंसिटी में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से लाइट का क्या हो जाएगा, एक पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ द वेव। क्या है, ये बेंड हो गई, या तो इधर पास की तरफ बेंड हो जाएगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अभी हम आगे स्लाइड में चल के देखेंगे। ठीक है, अब ये क्यों हुआ और इसकी वजह से क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी उसमें डिफरेंट हो जाती है। फिर सम नेचुरल फिनोमिना, अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ नेचुरल फिनोमिना है जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का टिमटिमाना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। एज मिराज क्या होता है, डिजर्ट एरियाज में आपने देखा होगा, जनरली सुना भी होगा, या गर्मियों में भी सड़क पे भी आपने देखा होगा कि आप जब कार से जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आगे, कभी कार से आप जा रहे हैं तो आपको दूर में ऐसा दिखेगा कि सड़क पे पानी भरा हुआ है, पर वो पानी नहीं होता है। वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हो जाता है, मिराज इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लास्ट तक। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे ना अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारे अपवर्तन का कारण क्या है, तो कुछ कारण भी तो होंगे अपवर्तन के, तो देख लेते हैं हम कारण क्या क्या है इनका। तो पहला क्या है, अपवर्तन का प्रमुख कारण विभिन्न माध्यमों में तरंगों की गति में परिवर्तन है। द मेजर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ वेव ऑफ डिफरेंट मीडियम। अब आप खुद सोच सकते हैं, मान लीजिए ये एक तरह का क्या हो गया, मैंने एक लाइन बना
बना दी, एक बॉर्डर बना दिया। ऊपर क्या है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। तो एयर में क्या होगी डेंसिटीज़, क्या एयर के, खुद सोचिए आप, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए कि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर-दूर होंगे, ठीक है? और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास-पास होंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, वाटर की ज़्यादा हुई एज़ कंपेयर टू एयर। तो अब अगर लाइट रे यहाँ ट्रैवल कर रही है तो यहाँ आसानी से ट्रैवल कर जाएगी, मतलब यहाँ पे हाई स्पीड में आएगी लाइट की रेज़। आप मार्कर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मैं मार्कर का कलर का ध्यान रखूँ। तो ये लाइट रे यहाँ पे ऐसे आई और बहुत आसानी से जो है वो भाग पा रही है, तेज़ी से ट्रैवल कर पा रही है, पर वाटर जब ये मीडियम चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। किसकी? जो ये हमारी लाइट आ रही थी, इसकी स्पीड स्लो हो गई। तो ये आप समझ सकते हैं, इस यही कारण होता है रिफ्रैक्शन का। The major cause of refraction to occur is the change in the speed of waves in different mediums which is due to the difference in the densities। और ये कारण क्या हो, जो मैंने आपको बताया डेंसिटी का कारण है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब 2 केसेस आपके एग्जाम में, इसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा और कहीं अपने बुक में नोट भी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बने हैं। देखो, 2 केसेस मैंने आपको बताए कि पहला, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मतलब उसके वाटर अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर-दूर हैं। पर डेंसर मतलब उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत पास-पास हैं। अब आप ये समझ सकते हैं ना, डेंसर और रेयरर में, डेंसर मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, पास-पास है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और रेयरर मतलब मॉलिक्यूल्स दूर-दूर हैं और डेंसिटी कम है। ठीक है? तो पहला केस हम देख लेते हैं। पहला केस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंसिडेंट लाइट आई यहाँ से, और मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई और रिफ्रैक्ट होके चली गई। क्यों ऐसे चली गई? क्योंकि आप मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ठीक है? तो एयर में क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई और वाटर में डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। अभी अभी आप सिर्फ़ सुन लीजिए, मैं आपको एक तरीका बताऊँगी जिससे आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई और ये रिफ्रैक्टेड रे निकली और ये क्या हो गई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ जो है ये मूव कर गई, इसीलिए बोला बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दूसरी चीज़ आपको याद रखने की है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हम रेयरर से डेंसर की तरफ आते हैं, तो हमेशा स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल्स ईज़िली जो है वो ट्रैवल कर पा रहे थे, या जो है लाइट रेज़ ईज़िली ट्रैवल कर पा रही थी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैवल जो है वो स्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास-पास हैं, डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्पीड जो है इसकी कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, ठीक है? अब साथ ही साथ एक और टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। तो आपको एग्जाम में ये भी टर्म आता है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन्स करेगी सेम। ठीक है? ये बात समझ में आई? चलिए अगले अगले हम उसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा सेकंड केस है। तो हमारा सेकंड केस क्या बोलता है? हमारा सेकंड केस बोलता है कि अगर हम डेंसर, अगर मैं वाटर से अब किसकी तरफ आ रही हूँ? एयर की तरफ आ रही हूँ। तो ये डेंसर है, ठीक है? इसका घनत्व ज़्यादा है, और ये कैसा है? ये रेयरर है। ठीक है? अब आप खुद सोच सकते हैं, तो जब रेयरर है तो मतलब ये यहाँ से आ रही है लाइट, यहाँ तक आई और फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन नॉर्मल, ये लाइन अब इससे क्या है, दूर चली गई। तो ये दूर चली गई तो मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको याद करने का तरीका, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगी, तो आप याद करने का तरीका ये कर सकते हैं, जभी भी हम किसी घनित मतलब बहुत घनी चीज़ में जाते हैं, तो एकदम वो उसमें सिकुड़ जाते हैं कि अरे! क्या चिपक गया, क्या चिपक गया। पर हम अगर किसी खुले आसमान में चले जाते हैं, तो हम क्या एकदम फैल के, एकदम पंख उड़ाकर पक्षी की तरह उड़ जाते हैं। तो जब पक्षी की तरह उड़ जाते हैं, तो अवे हो जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं उड़ के पक्षी की तरह। पर अगर किसी घने जंगल में फँस जाते हैं, तो और संकुचित होकर बहुत सिमटे हुए चलते हैं कि डर के कि कहीं कोई आ ना जाए। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये स्लाइड को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के लॉज।
तो अपवर्तन के लॉज में क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाती है, द रेशियो ऑफ साइन आई। अब आपको ये याद रखना है, द रेशियो ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आपसे कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, आपको कोई लॉज नहीं याद करने हैं, आप सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। तो ये म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। नए हो चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम सीटेट 2024 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हम विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, और आप मेरा सहयोग कर रहे हैं तैयारी करवाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अब दो चीजें हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कंडीशन में रिफ्लेक्शन हो रहा है और किस कंडीशन में, जस्ट सेकंड मार्कर चेंज कर लो, किस कंडीशन में रिफ्लेक्शन हो रहा है और किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है वो हमेशा लेंसेज में होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो आर पार जा सकती है। लाइट यहाँ पे कैसे जा रही है, आर पार, पर इस कंडीशन में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है, और लेंसेज में क्या हो जाता है, लेंसेज में आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। बस इस स्लाइड में इतना ही था। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि सब चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बस आप जुड़े रहिए। तो समतल दर्पण के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात है कि इरेक्ट होती है इमेज, जो भी हम इमेज देखते हैं, अगर हम, अब देखो समतल दर्पण है ना, तो आप अपने को सोच के चलो कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हो, आपके घर के नॉर्मल मिरर के सामने, तो आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या है, क्या उल्टे दिखने लगते हो, तो नहीं, आप क्या दिखते हो, सीधे दिखते हो, ठीक है, सीधे दिखते हो। फिर क्या आप देखने में लंबे हो, पर क्या मिरर के आगे देख के छोटे होते हो, तो नहीं, आप जैसे सेम साइज, आप छोटे हो तो छोटे दिखोगे, बड़े हो तो बड़े दिखोगे। दूसरी चीज, आपकी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। क्या दो पॉइंट याद किए, एक तो इरेक्ट बनती है, दूसरा सेम साइज बनती है, और तीसरी कैसी बनी, आभासी इमेज। चौथा पॉइंट याद करने वाला है कि लेटरल इन्वर्जन, मतलब अगर मैं ये एम्बुलेंस की बात करूं, तो आप देखते हैं कि एम्बुलेंस में कैसा उल्टा लिखा होता है, क्यों, क्योंकि जिससे कि हम जब मिरर में देखें तो वो हमको सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो आपको प्लेन मिरर में चार चीजें याद रखनी है, मैं फिर से फटाक से आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहली चीज की इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, दूसरी चीज क्या होती है हमारी, वो सेम साइज की होती है, तीसरा चीज क्या होता है, वो हम इसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हम नहीं प्राप्त कर सकते। वर्चुअल आभासी इमेज हमें मिलती है, और लेटरल इन्वर्जन जो है हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और पॉइंट आपका रह गया कि इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना डिस्टेंस, मैं एक मिनट चेंज कर दूं मार्कर, जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा इसका, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी रहेगा। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब स्लाइड में है, चिंता मत करिए। अब अगली बात आती है मल्टीपल इमेजेस। तो इस कि मल्टीपल इमेजेस की बात आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मल्टीपल इमेजेस। अब ये क्या है, ए और बी, ये क्या है, दो तरह के मिरर हैं जो कि समानांतर रखे हैं, मतलब ये सॉरी, मिरर कैसे रखे हैं, पैरेलल रखे हैं। तो अब कोई भी दो मिरर के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ये मल्टीपल, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बार्बर की शॉप में अगर दो ऐसे पैरेलल मिरर है तो फिर किस तरह से इमेज बनेगी, तो आप बताएंगे उसमें इनफाइनाइट इमेज बनेगी, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाली छवि की संख्या अनंत होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कैसी होती है उसकी छवि, अनंत होती है। इसका कारण यह है कि एक दूसरे के समानांतर रखने जाने पर दो दर्पणों में बार बार परावर्तन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें बार बार क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपको रीजन पूछा जाता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन, जिसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और इमेज कैसी बनती है, इनफाइनाइट, ये आपको याद रहेगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी केस 2 है। हमने केस 1 पढ़ा प्लेन मिरर का, क्या पढ़ा कि इमेज जो है वो मल्टीपल बन रही है, मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। क्यों बन रही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दो दो मिरर यूज हुए, यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कितने मिरर यूज हुए, दो पैरेलल मिरर यूज हुए, दो टू मिरर
और जो कि कैसे हैं, पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, अगला देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, मिरर तो हम दो यूज कर रहे हैं, पर अब कैसे रखे गए हैं, अब ये एक एंगल में रखे गए। अभी तक हमने इसको क्या रखा था, पैरेलल रखा था, अब हम एक एंगल पे रख रहे हैं। तो एक एंगल पे रखने की वजह से क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस का एक फॉर्मूला आ जाता है। तो अब आप देखिए, ये क्या है, ये एक तरह से इवन और ऑड निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, इवन और ऑड निकालने का। नंबर ऑफ इमेजेस हमें निकालनी है कि एक अगर कोई भी दो मिरर, ये दो मिरर है, ये एक एंगल पे रखा है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनने आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आपको थीटा की वैल्यू मतलब एंगल देखे रखा है 60 डिग्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एंगल कितना दिया है, 60 डिग्रीज। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, फिर से व्हाइट कर लेती हूँ। तो थीटा 60 दे के रखा है, तो आप सबसे पहला आपका स्टेप हो जाएगा कि आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 360 बाय 60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आपकी वैल्यू आ गई। पर अगर ये आपकी वैल्यू 6 जो आई वो इवन संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो मतलब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 360 बाय 360 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। मान लो थीटा की वैल्यू है 40 डिग्रीज। अब 40 डिग्रीज है तो 360 बाय 40 किया हमने, तो 4 9 से 36 आया, इसका मतलब 9 आया। अब ये कैसी है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे आ गई कितनी, 9। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, और इससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा क्योंकि आपको बहुत आसान दिखेगा। देखिए, इवन इवन आपको दिख रहा है ना, और यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कुछ भी अगर लिखा है तो आपको फॉर्मूला एक सा ही लगाना है। ठीक है, पर आपके एग्जाम में सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, ये दिया होगा। ठीक है, और अगर एसिमेट्रिक दिया है, सिर्फ आपको कंडीशन एक ही अलग लग रही है यहाँ पे, ये वाली, कि अगर एसिमेट्रिक कंडीशन दी है और ऑड वाली कंडीशन है, तो आप 360 बाय थीटा लगाएंगे, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी सबका फॉर्मूला तो एक हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक याद रख लेंगे, बाकी आप -1 वाला तो आप लगा ही लेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो प्लेन मिरर की हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम से पूछी गई हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, कि कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस समतल दर्पण का यूज करके कैलाइडोस्कोप बनाते हैं। आपको याद रखने वाली कि सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहली चीज कि इसमें 3 मिरर का इस्तेमाल होता है। कितने मिरर्स, 3 मिरर्स। अब आप मुझे बताइए कि हमने जो एक मल्टीपल इमेजेस वाली बात देखी थी, उसमें कितने मिरर थे, जिसमें मल्टीपल इमेजेस बन रही थी, इनफाइनाइट इमेजेस बन रही थी, वो कौन सा था, वो पैरेलल मिरर हम यूज कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कैलाइडोस्कोप में। कैलाइडोस्कोप में क्या हो जाएगा कि इसमें 3 मिरर्स आप देख सकते हैं, 1 2 और 3, 3 मिरर्स यूज हो रहे हैं, और 3 मिरर्स एक साथ ऐसे रखे जाएंगे कि ये ट्राइंगल की शेप जो है वो फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये एक साथ ऐसे ट्राइंगल बनने के बाद आपका एक तरफ क्या होगा, आप ऐसे खूब सारे क्या रख देंगे, कुछ मोती, कुछ टूटी हुई चूड़ी, और दूसरी तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सुंदर सी एक आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको, और इमेज जो है ये क्यों कैसे बनती है, इट इज फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपको याद रखना है कि इमेज कैसे बनती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, और 3 मिरर का इस्तेमाल होता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब बात आती है पेरिस्कोप की, अपने को जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट खत्म करना है सब, और समझ में भी आना चाहिए। पेरिस्कोप में क्या होता है, 2 मिरर यूज होते हैं। आपको याद रखना है किसमें कितने मिरर यूज होते हैं। बस एक एग्जाम दिमाग में ना एक इमेज डाल लीजिए कि पेरिस्कोप कैसे दिखता है। पेरिस्कोप ऐसा दिखता है, तो एक मिरर यहाँ लग गया, ये लग गया एक मिरर, और एक मिरर ये लग गया। दूसरी चीज, ये दो दो मिरर यूज हो रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखने वाला, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो मिरर है ये 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। ठीक, दूसरी चीज होता है कि इसमें भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही सारे कारनामे जो है यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन वन मिरर। अब लाइट यहाँ से, मैं मार्कर चेंज करती हूँ, लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, ये लाइट यहाँ से एंटर करी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, तो लाइट यहाँ ट्रैवल करी। अब यहाँ पे फिर से एक मिरर है, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई, और ये क्या है, इंसान को जो भी देख रहा है यहाँ से छुप छुप के, वो उसको दिख गई। ठीक है, छुप छुप के, चोरी चोरी, छुप छुप के। ठीक, तो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट टर्न इन अनदर मिरर। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, ये सोल्जर्स कैसे यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं हमारे सैल्यूट करने वाले सोल्जर्स। सीरियसली बहुत अच्छे काम करते हैं लोग, तभी हम लोग शांति से यहाँ पे आराम से बैठ पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये देख रहे हैं इस जगह से, और अगर ये यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो गो
अच्छे से इनको भून दिया जाएगा। पर इन्होंने पेरिस्कोप का यूज़ किया, तो इसके से क्या हो गया, यहाँ पे एक इनका यहाँ पे वो लगा है मिरर और इस एक एंड पे यहाँ पे लगा है मिरर, तो इसकी वजह से इन्हें पता लग जा रहा है कि जो सामने दुश्मन किधर खड़ा है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है पिन होल कैमरा, इससे भी क्वेश्चन आपके आए हैं एग्ज़ाम में, तो कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो पिन होल कैमरा में क्या होता है, कोई भी तरह की कोई ना लेंस है, ना कोई तरह का इसमें मिरर यूज़ हो रहा है, पर फिर भी हमको देख लीजिए ये इमेज दिख रही है। तो आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद करनी है। पहली चीज़, फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट याद करनी है कि इमेज जो यहाँ पे बन रही है, ये इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है? दूसरी आपको बात याद रखनी है कि इमेज जो बन रही है, वो स्मॉल साइज़ बन रही है ऑब्जेक्ट से। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इमेज जो बन रही है वो स्क्रीन पे बन रही है। तो कुछ-कुछ 2-2 3-3 पॉइंट है हर चीज़ के, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब देखिए कैसे बन रही है इसमें इमेज। यहाँ से क्या है, लाइट सोर्स लाइट आ रही है और ये पिन होल एक होल सा कर दिया, तो इसके अंदर एंटर करी और ये क्रॉस कर गई, तो ये जो ये नीचे वाला वाई था, ये वाई ऊपर चला गया और ये एक्स जो था वो नीचे चला गया और ये जो है इन्वर्टेड इमेज हमें दिख गई। ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है ये, ठीक है? चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ मिरर। अब यहाँ से हमारे मिरर जो है वो जो है वो चालू होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आप बिलीव करिए। तो दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, प्लेन मिरर आपने देखा अभी कैसा होता है। प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या चीजें थी कि ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूँ या आप खड़े हैं तो पहली बात तो डिस्टेंस जितना यहाँ से होगा उतना ही आपका इमेज का भी डिस्टेंस होगा। दूसरी चीज़ सेम साइज़ होगी, लेटरल इन्वर्जन होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात आती है स्फेरिकल मिरर में आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो पढ़ना है। समतल और उत्तल दर्पण आपको पढ़ना है मिरर में, ठीक है? ऐसे ही लेंस में भी पढ़ना होगा, ठीक? चलिए सबसे पहली बात आ जाती है प्लेन मिरर तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, ये लाइट सीधी-सीधी गई और ये क्या हो रही है, एक तरफ आके कन्वर्ज हो जा रही है। तो कॉनकेव मिरर जो होते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। आगे स्लाइड में मैंने ऐसे अलग स्लाइड बनाई है, पर आप यहाँ भी समझ लीजिए। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर्स। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कुछ हमें चीज़ें पता होनी ज़रूरी है कि वो मिरर कैसे बना है, उसका सेंटर कहाँ है, उसका फ़ोकस कहाँ है, उसका पोल कहाँ है, ठीक है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक? तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये एक हमारा ये मिरर है जो कि ये कैसा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। सबसे पहला मिरर कॉनकेव मिरर है, तो इसकी जो शाइनी सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, वो बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है? और बाहर की तरफ होने की वजह से हमको जो यहाँ हम सारा काम जो है वो इधर से करेंगे, ठीक है ना? ये समझ गया? चलिए अगली तरफ देखते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाता है, पोल। और ये क्या है, सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा गोला खींच दे रही हूँ तो क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल हो जा रहा है। सेंटर ऑफ सर्किल, तो इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। और सेंटर ऑफ सर्किल और पोल के बीचों बीच की दूरी क्या हो जाती है, ये फोकस हो जाती है। ठीक है, ये फोकस हो गई और ये पोल हो गया। ठीक, अब आपको जानने वाली चीज यही थी। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसे ही इस वाले आप मिरर में देखिए, इसमें क्या है, इसमें अंदर वाली जो सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है? तो इसका ये बिग वाला सर्किल हो गया, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया, ठीक है? और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। जब हम आगे इसको देखेंगे तब हम इसके सब चीज़ों को समझ पाएँगे। और ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या याद रखनी है बातें, वो मैं आगे स्लाइड में बताती हूँ। अभी सिर्फ़ आप इसको देख लीजिए, इसमें कुछ याद करने का नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं आता इस स्लाइड से। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं। डाइवर्जिंग से क्या मतलब हो गया? आप देखिए, ये लाइट रे यहाँ पे गई और यहाँ से क्या हो गया, ये क्या थी, यहाँ पे शीशा था और ये क्या था, शाइनी सरफेस था, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने की वजह से इधर मुड़ गई। फिर लाइट रे यहाँ गई, फिर रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ मुड़ गई, फिर ये लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ मुड़ गई, फिर गई, फिर मुड़ गई, फिर ये सीधी गई, ये सीधी ही वापस आ गई। तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई और इस कन्वर्जिंग पॉइंट को फोकस बोल देते हैं, ठीक है? अब आप इधर देखिए कैसे डाइवर्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऐसे ये बल्ब जो है वो ऐसा निकला हुआ है और अंदर की सतह जो है वो पॉलिश्ड है। तो मतलब हमारा मिरर का एरिया क्या हो गया, ये बाहरी एरिया हो गया। अब लाइट रे यहाँ गई,
तो इसको तो क्या होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए था। तो अब ये एरिया ऐसा था, तो ये रिफ्लेक्ट बैक तो हो रही है पर इस तरीके से हो जा रही है, मतलब ऐसा स्प्रेड आउट हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। फिर ये गई, फिर ये स्प्रेड आउट हो गई, फिर ये गई, फिर ये वापस यहीं से आ गई, फिर ये गई, फिर ये स्प्रेड आउट हो गई, फिर ये गई, फिर ये स्प्रेड आउट हो गई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या ये सारी रेस जो स्प्रेड आउट हो रही है कभी मिलेंगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं भाई, ये कभी नहीं मिल सकती। पर फिजिक्स में इसको कैसे किया, इसको एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड एक्सटेंड हो रही हैं ये रेस, आप ये देख सकते हैं ये बैकवर्ड एक्सटेंड हो रही हैं, तो ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये पॉइंट यहाँ पे बना दिया गया फोकस। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स जो कि कॉनकेव मिरर के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला रूल होता है कि अगर ये लाइट, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या लाइन थी, ये लाइन थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, याद है ना, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या करेगी, यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। तो बाउंस बैक होने की वजह से जब ये बाउंस बैक हो रही है तो ये हमेशा फोकस से निकलेगी, ये रूल है। ठीक है, ये क्या है, रूल है। दूसरी बात, कोई भी रे अगर फोकस से जाएगी, अभी क्या था, पैरेलल जा रही थी, हमेशा फोकस और उसकी जो दूसरी चीज होगी उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। देखिए अभी क्या था, पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से निकल जा रही थी। अब फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब बात आती है तीसरे स्टेटमेंट की, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सीधी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस आ जाएगी। यही 3 नियम से लगाकर हम सारी इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे। आपको एग्जाम में इमेजेस बनाने को नहीं आएंगी, ठीक है, पर आपके एग्जाम में जो उसका एंड रिजल्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से हम इमेजेस देख लेते हैं और एंड रिजल्ट को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है कि पोजीशन है हमारी। तो सबसे पहली पोजीशन जो है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला आप ये वाला कंडीशन देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, मतलब ऐसी जगह जहां से वो सीधी रेखाएं आती चली जा रही हैं। तो यहां से जो है वो रेखा आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो रेज आई। अब यहाँ पे क्या था, बाहरी सरफेस क्या थी, शाइंड थी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके क्या हो गई, फोकस से निकली। हमने क्या प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, देख लीजिए, कोई भी रेज अगर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई भी रेस अगर पैरेलल आ रही है, टकराई, तो क्या है, फोकस से निकली। फिर से रिकॉल कर लीजिए, कोई भी रे गई, टकराई, पैरेलल, यहां से फोकस से निकली, फोकस से गई, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हो गई, सेंटर से गई, सेंटर से ही वापस आ गई। यही चीजों को वह यहाँ पे याद रखना है। चलिए, पहली रे क्या थी, पहली रे फोकस यहाँ टकराई और फोकस से आ गई, ये हमने रूल में देखा। फिर कोई भी रे डायग्राम एक रे से कंप्लीट नहीं होगा, हमें 2 रे एटलीस्ट चाहिए। तो दूसरी रे भी हमने ऐसी डाल दी, फोकस से गई, सॉरी ये क्या है, पैरेलल गई, तो फोकस से यहाँ पे मिल चली गई, मतलब बाउंस बैक हुई और फोकस पे जाके मिली। तो हमारी इमेज कैसी बनी, ये हमारी मेरे पोजीशन ऑफ इमेज बनी फोकस पे, और रियल और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो कॉनकेव मिरर में हमें रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिली। अब दूसरा देखते हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे। अभी इन्फिनिटी पे था, अब हमने क्या किया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा, मतलब पीछे रखा। तब क्या हुआ, यहां से सीधी रे गई, अभी कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो कोई भी रे कहां से जानी है, फोकस से जानी है, तो फिर ये फोकस से गई और फिर बाउंस बैक हो गई। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारी बिटवीन सी एंड एफ हमारी इमेज जो है वो बनी। ठीक है, तो आपको ये नहीं पूछेंगे कहाँ कहाँ बनी, आपको ये पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस बनती है। ठीक है, चलिए, फिर रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनी। नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब सी पे रहा, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो सीधी गई, फिर यहाँ फोकस से आ गई, फिर ये फोकस से गई, फिर ये इधर से आ गई। ठीक है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़े क्या हमारी इमेज बन के आई। तो एट सी हमारा जैसे ऑब्जेक्ट सी पे था तो सी पे, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट जो बात है, बिटवीन सी एंड एफ। अब आप देख सकते हैं ना, पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड सी थी, फिर सी एंड एफ के बीच में थी। अब क्या हो गया, नहीं सॉरी, पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड सी थी, फिर सी थी, अब एफ एंड सी के बीच में है। तो अब यहाँ पे C एंड F के बीच में होने वाली इमेज ये इमेज है। ठीक है, ये सीधी गई, ये यहाँ से निकल गई, फिर ये इधर से F से गई,
क्रॉस होती हुई ये यहाँ से निकल गई। तब क्या है, जैसे जैसे आप इधर पास आ रहे हैं, इमेज आपकी इधर साइड में बढ़ती चली जा रही है। आप ये नोटिस कर सकते हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं तो इमेज आपकी इधर साइड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, रियल इन्वर्टेड तो है ही है, पर इमेज कैसी कैसी एनलार्ज बननी शुरू हो गई। ठीक है, चलिए आपका मैं लास्ट में एंड रिजल्ट बताऊंगी तो आपको देख के मजा आ जाएगा। फिर एट एफ की बात आई। अब आपने क्या किया, फोकस पे जैसे ही रखा इमेज ऑब्जेक्ट को, तो क्या बना, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हाईली एनलार्ज, जब भी कोई चीज इन्फिनिटी पे है तो बहुत ही एनलार्ज बन रही है। ठीक है, अब दूसरा केस, जब हम और पास आ गए, अब हमने एफ और पी के इस एरिया के बीच में रखा कहीं पे। हम धीरे धीरे देखो, पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर सी से बियॉन्ड थे, इधर थे, फिर सी पे थे, फिर सी एंड एफ के बीच में आए, फिर एफ और पी के बीच में आ गए धीरे धीरे, फिर सॉरी एफ पे भी तो आए थे, फिर एफ एंड पी के बीच में आए। तो मतलब धीरे धीरे हम इधर साइड में खिसक रहे हैं, इधर साइड में खिसक रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, और हमारी इमेज जो है वो इधर खिसकती चली जा रही है। ठीक, चलिए अभी देखते हैं। अब क्या हो गया, एफ और पी के बीच में आया ये इमेज, तो अब ये ऐसे ऐसे गई, ये इधर फोकस से निकली, ये दूसरी रे गई, ये इधर से निकली, तो ये हमारी रे कभी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये दूर दूर जा रही है, ये इधर से दूर दूर जा रही है। तब क्या होगा, इसको हम बैकवर्ड करेंगे एक्सटेंड। अब बैकवर्ड एक्सटेंड करने से हमने देखा कि हमको इमेज जो है वो पीछे जाके प्राप्त हुई। तो अब आपसे ये पूछा जाए, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर में जब इमेज जो है पीछे मिलती है, मतलब हमारी वर्चुअल मिलती है, आभासी इमेज मिलती है। ठीक है, तो आभासी इमेज कहाँ मिल जाएगी, हमारी हमारी बिटवीन एफ एंड पी, एकदम पास, मतलब जब ये लेंस सॉरी मिरर के आप एकदम पास होंगे तब आपको आभासी इमेज देखने को मिलेगी। आपको ये सीधी मिलेगी और एनलार्ज्ड मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं एक ही, क्योंकि ये क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, और इस स्लाइड की आप क्या है पिक्चर जो है जरूर ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए, आपको क्या याद रखना है, अब आपको याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें। ठीक है, याद रखने वाली बातें। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट एफ पे है तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी इमेज। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, या ऐसी कौन सी पोजीशन ऑफ इमेज है जहां पे एनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, मतलब एकदम पास होता है। ठीक है, और ये बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, ये मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है, एनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। अब आपको एक और चीज याद रखनी है इसमें, कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर में दो चीजें हमने देखी, एक तो रियल इन्वर्टेड में देखने को मिली, और दूसरी वर्चुअल और इरेक्ट भी देखने को मिली, डिमिनिश्ड भी मिली इमेज। ठीक है, और एनलार्ज भी मिली। तो दोनों केसेस हमको, टू टाइप्स ऑफ केसेस हमें देखने को मिले, किसमें, कॉनकेव मिरर में। याद रखिएगा, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी क्या सब चीजें, हमें सब चीजें मिली कॉनकेव मिरर में, इतना याद रख लो। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, ये रेज यहां से गई। ठीक है, अब क्या था इसमें, ये टकराई और बाउंस बैक हो गई। तो बाउंस बैक, अब यहां से ये रे गई, यहां इधर टकराई और ये फोकस की तरफ चली गई, तो इधर से बाउंस बैक हो गई। ठीक है, और सब कुछ जाके कहाँ मिलना है, फोकस में, और ऐसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। रूल इतना मत याद रखिए, मैंने सिर्फ डाल दिया है समझने के लिए। ठीक है, अगली बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है, कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, तो आपके दो कंडीशंस ही बनती हैं सिर्फ इसमें, ज्यादा कंडीशंस है ही नहीं इसकी। तो अगर पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हमेशा इमेज कहाँ, फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में है। ठीक है, इंफिनिटी यहाँ और पोल के बीच में, इन्होंने कोई पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि सब जगह क्या है, इमेज एक जैसी ही बननी है, थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी बस। ठीक है, और इमेज क्या बनेगी, हमेशा पोल और एफ के बीच में बनेगी, बिटवीन एफ एंड पोल। ठीक है, अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये वाली स्लाइड। ये क्या है कि इंफिनिटी पे है,
और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर है, तो हमेशा जो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पे डिमिनिश्ड मिलेगी। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में आपको एक ही कंडीशन देखने को मिली। क्या मिली? कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने मिली। तो एग्जाम में आपसे यही पूछते हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर में सारी तरह की इमेजेस आपको मिल रही हैं। रियल भी मिल रही है, इन्वर्टेड भी मिल रही है, ठीक है, फिर आपको वर्चुअल भी मिल रही है, इरेक्ट भी मिल रही है, फिर डिमिनिश्ड भी मिल रही है। ये मैं आपको कॉन्केव की बात कर रही हूँ, और आपको एनलार्ज्ड भी मिल रही है। तो ये कॉन्केव मिरर में सारी तरह की इमेज मिल रही है, पर कॉन्वेक्स की जहां बात आ जाएगी, जहां कॉन्वेक्स की बात आएगी, वहां पे आपको सिर्फ ये 3 तरह की इमेजेस जो है वो देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो हमारी स्लाइड आ जाती है लेंसेज की। अब लेंसेज कैसे हैं? सेम वैसे ही हैं, बहुत ईजी हैं, बस सुनते जाइए। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई। अब क्या है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये लेंस है। इसका मतलब यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास का मीडियम है। तब जब मतलब मीडियम में चेंज हो रहा है, ठीक है, मीडियम में चेंज हुआ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे याद करके बताएंगे आप, रिफ्रैक्शन। आपको दिख नहीं रहा होगा, रिफ्रैक्शन। तो लेंसेज में हमारा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। क्योंकि क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। ड्यू टू चेंज इन मीडियम, मीडियम के बदलने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको पार करके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये कौन से लेंस हो गए, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज क्या है, कन्वर्जिंग है। और हमारे वहां पे कॉन्केव, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, कॉन्केव मिरर क्या थे, कन्वर्जिंग थे। इसका मतलब मैं एक पॉइंट पे पहुंच गई हूं कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम होती है कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर की। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्केव मिरर, देखो ये कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है। चलिए आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको क्या है, इसमें को आप देख लीजिए, कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन आया नहीं है, पर कुछ कुछ टर्म्स आपको यूज करे गए हैं ऑप्शंस में, इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली है। डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से ऐसे कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉन्वेक्स। ठीक, फिर ये छोड़ दो। फिर डबल कॉन्केव मतलब ऐसे डबल कॉन्केव लेंस बोलते हैं इनको। फिर प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेनो कॉन्केव, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉन्केव, ये छोड़ दो। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से। रूल्स देख लो कुछ जल्दी जल्दी से। तो रूल्स हमको वैसे भी याद करने नहीं है, सिर्फ हमको देखना है। ये लाइट रे, अब देखो इसमें क्या है, दो तरह के सर्कल, दो तरह की पूरा प्रॉपर प्रॉपर ऐसे लेंस यूज हुआ है। तो ये पूरा सर्कल हो गया, रेड से शायद दिखे, ये पूरा एक सर्कल हो गया और इधर से एक ये सर्कल हो गया। इसका मतलब इसके दो सेंटर है, यहाँ पे दो सर्कल है, दो सेंटर है, दो फोकस है, दो पोल्स हैं, सब चीज दो दो है। ठीक है, तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। कोई भी रे जो है वो पास कर रही है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वैसे की वैसे अगर यहां से पास हुई तो वो वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी। सेम इसमें भी है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ऐसे के ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो ये फोकस से होती हुई क्या हो जाएगी, एकदम डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक, चलिए अब कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। हमने जैसे मिरर में पढ़ा था वैसे ही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई और फिर यहाँ से जो है और फोकस पे जाके ये मिल गई। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी बोलती है कुछ, ये हमारी इमेजेस हैं जो कि बनती है। तो देखो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सारी डाइवर्ज होके किसमें आज, सॉरी सारी कन्वर्ज, डाइवर्ज नहीं सॉरी, कन्वर्ज होके किसमें आ रही है, किसमें, ये आ रही है फोकस पे। हम ये बात किसकी कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोकस पे आ गई। दूसरा केस देखते हैं कि अगर 2f के पीछे रखा है तब ये सीधी रह जाएगी,
और फोकस से होती हुई निकलेगी, F2 से निकलेगी, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकलेगी और ये यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अगर जब 2F पे है, जब हमने पहले F बियॉन्ड 2F रखा, फिर 2F पे रखा, फिर F और 2F के में रखा, फिर देख सकते हैं फिर F पे रखा, F1 पे रखा, फिर F और O के बीच में रखा। तो यही सारे केसेस हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाती हूँ। आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन सी इमेज कैसे बन रही है, मतलब क्या आप उसमें बनाएंगे। आपको ये याद रखना है कि अगर इमेज आप सॉरी ऑब्जेक्ट आपका 2F पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी 2F2, बिटवीन F एंड 2F1, तो बियॉन्ड 2। और इसमें आपको याद क्या रखना है, इन्फिनिटी पे है तो F2 पे आ जाएगा, ठीक है। एट F1 है तो इन्फिनिटी पे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है केस। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सेम जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, वही चीज कॉन्वेक्स लेंस में हम यहाँ देखने को पा रहे हैं कि ये रियल इन्वर्टर भी दिख रही है, डिमिनिश्ड भी दिख रही है, एनलार्ज्ड भी दिख रही है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी दिख रही है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें जो वहां देखने को मिले वो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के मतलब सेम होता है कि कॉनकेव लेंस के सेम होता है। तो आपको ऐसा जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कॉनकेव लेंस की। हमने वहां क्या देखा था, कॉन्वेक्स मिरर देखा था मिरर। उसमें 2 केसेस थे, अब यहाँ पे भी 2 केसेस हैं। तो पहला इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एट F बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड सेम, ठीक है। फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड O है, F एंड O के बीच में बन रही है, और ये आपको याद रखने वाली चीज ये वाली है, ठीक है। चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अभी हमारा कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ है। जैसे कि एक है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दूसरा है आपका आई वाला। फिर ठीक है, आई के कुछ डिफेक्ट्स हैं, हमें आई भी प्रॉपर पढ़नी है, डिफेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके इसमें बचते हैं बस। तो ये आपके टॉपिक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स में कवर हो जाएंगे। और बचे हुए इसके हम एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि अभी एमसीक्यूज काफी बचे हैं। तो आप, ये हमारा पार्ट 1 है जो मैं अपने अपलोड किया है, जो भी हम एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 आप देखना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए आइए एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। करीब 20 से या 19 एमसीक्यूज या 20 होंगे। आपका काम है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 19 आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं। 2024 हमारा टारगेट है। और अभी भी आपने अगर कोई तैयारी अपनी नहीं करी है तो आप इन सेशन से जरूर जुड़िए। आपका साइंस में पूरा तो मैं नहीं वादा करूंगी, पर हाँ 25+ आप लेके आ पाएंगे। चलिए आइए जल्दी से एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो मतलब वो किस तरह का हो जाता है, आपको इसके लिए ये पूछा गया है। तो ये हो जाता है एक तरह से कॉनकेव लेंस की तरह। अब आइए जल्दी जल्दी से हम एक बार सब चीज़ें रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम गलत ना करें, ठीक है। और ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि मिरर की। अब मिरर में आपने 2 केसेस पढ़े, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फेरिकल की अभी, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर में आप 2 केस पढ़े, एक तो क्या था कॉनकेव और दूसरा क्या था कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सब तरह के होते हैं, ठीक है। पर ये कॉन्वेक्स जो होते हैं वो कुछ होते हैं। अब जैसे कि इसमें सब तरह की सब प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, ये रियल भी होते हैं, ये इन्वर्टेड भी होते हैं, ठीक है, ये डिमिनिश्ड भी होते हैं, साथ ही साथ ये एनलार्ज्ड भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये वर्चुअल भी होते हैं, फटाफट से रिपीट करिएगा, ये इरेक्ट भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो कॉन्वेक्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सिर्फ क्या होते हैं, वर्चुअल, फिर इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और बात दूसरी क्या है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं उसके जस्ट सेम हो जाते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस।
तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ या कॉन्केव मिरर की बात करूँ तो बात एक ही हो जाएगी इनकी प्रॉपर्टीज़ में। कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्केव लेंस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बात ही आ जाती है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखी थी। पहली बात तो क्या है, साइज ऑफ द इमेज सेम आता है। फिर इमेज हमें कैसी दिखती है, हमें आभासी इमेज देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। और इमेज कैसी दिखती है हमको, साइज हमारा सेम हो गया, ठीक है, जब जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई देंगे। फिर जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतने डिस्टेंस पे हमारी क्या है, यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूँ तो इमेज भी मेरी उसी डिस्टेंस पे बन जाएगी, ठीक है। चलिए आइए, हमने फटाक से रिपीट कर लिया। एक चीज़ और सुन लीजिए, जो हमने जो रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर लाइट रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है तो क्या है, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और बेंड इस तरह से हो जाएगी। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी इसमें कि अगर मीडियम जो है हमारा रेयरर है और डेंसर है तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो बेंड क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक। यहाँ था, इधर जा रही थी और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आई। फिर डेंसर से रेयरर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी। इसमें क्या था, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। वेवलेंथ भी क्या हो रही थी, वेवलेंथ भी कम हो रही थी, ठीक है, पर फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी जो लाइट, तो हमारी क्या हो रही थी, इसमें स्पीड जो थी वो बढ़ रही थी, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी पे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही सब चीज़ आपके क्वेश्चंस में अब आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू हैव प्रोवाइडेड विथ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, मतलब हर तरह की चीज़ें आपको दे दी गई हैं, मिरर में भी और लेंस में भी। टू ऑब्टेन ए एनलार्ज्ड इमेज, अब आपको क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान से देखिएगा, और जितना मैंने पढ़ाया उसी में से है, और क्वेश्चंस भी वैसे ही आए हैं। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज, अब आप सोचिए कि आपको एनलार्ज्ड इमेज किस वाले जो है उसमें दिख रही थी। एक तो हमारा मिरर और लेंस का टाइप था जिसमें सिर्फ डिमिनिश दिख रही थी, और डिमिनिश के साथ साथ क्या था, उसमें वर्चुअल भी था और इरेक्ट भी था। तो इसके हिसाब से हमको देखना है, ऐसी चीज़ को खोजना है जिसमें सिर्फ एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो एनलार्ज्ड इमेज का हमारे पास केस कौन सा था, यस, कॉन्केव मिरर, जिसमें सब कुछ बन रहा था ना, और इसके साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देख लेते हैं, कॉन्केव लेंस है तो ये गलत हो जाएगा, कॉन्केव मिरर है, हाँ ठीक है, पर कॉन्वेक्स मिरर है, ये गलत हो जाएगा। हमको एक लेंस और एक मिरर खोजना है, तो कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव लेंस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये आपका फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपने जो पढ़ा आपका वही वैसे ही क्वेश्चन आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा इज, अब हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे जो प्लेन मिरर के थे, या हम और भी मिरर्स के हमने देखे। तो आपका जो पिन होल कैमरा है वो कैसी इमेज बनाता है, तो आपने देखा था एक पेड़ का एग्जाम्पल, ये पेड़ है और ये एक पिन होल कैमरा बनाया है, दो जैसे डब्बे को लगा के, और यहाँ पे ऐसा छेद कर दिया गया है, तो लाइट रे यहाँ पे आ रही है और ऐसे फैल जा रही है, और एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है, पर हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है ना। तो ये हमारी इमेज कैसे बनी, पहली बात तो इन्वर्टेड बनी, ठीक है, फिर ये स्क्रीन पे बनी, और स्क्रीन इन्वर्टेड के साथ हमेशा एक और जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ आती है, रियल। तो अगर इन्वर्टेड लिखा है तो रियल हो जाएगा, अगर ये इरेक्ट होती तो वर्चुअल हो जाता, मतलब ये दोनों चीज़ एक साथ आती है हमेशा, ठीक। तो आपकी कैसी बन रही है इमेज, रियल, क्या इसमें डिमिनिश बन रही है, हाँ ठीक है डिमिनिश बन रही है, कलर्ड बन रही है, पर क्या है वो वर्चुअल नहीं बन रही है, ठीक है। फिर रियल, इरेक्ट, कलर्ड और डिमिनिश्ड, रियल के साथ वर्चुअल, रियल के साथ जो है वो हमेशा इन्वर्टेड आता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 रियल, इन्वर्टेड, कलर्ड एंड डिमिनिश्ड जो है देखने को हमें मिल रही है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि एक किसी छवि का प्रभाव मानव आँख के रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है। तो ये आपका बना रहता है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये बना रहता है 1/16 सेकेंड, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये 1/16 सेकेंड की
लिए बना रहता है। कोई भी इमेज हमारे रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए जो है वो रहती है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए, आपको अच्छा लगेगा देख के कि हमें सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। माध्यम ए आमतौर पर माध्यम बी से सघन है। ठीक है, मीडियम ए इज टिपिकली डेंसर देन मीडियम बी। जो बोल रहे हैं हम वैसा बना देते हैं। हमारे पास 2 मीडियम है, मीडियम ए इज टिपिकली डेंसर, तो मतलब ये वाला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है देन मीडियम बी से। तो ए मीडियम डेंसर है और बी मीडियम कम है, मतलब बी जो है ये हमारा रेयरर है। ठीक है, हमने रेयरर लिख दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। माध्यम ए आमतौर पर माध्यम बी से सघन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, माध्यम ए में प्रकाश की गति माध्यम बी की तुलना में अधिक होगी, मतलब ए में प्रकाश की गति ज़्यादा होगी। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ए डेंसर है तो ए में कैसे गति ज़्यादा हो सकती है। गति क्या ज़्यादा होगी, बी में ज़्यादा होगी। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन मीडियम बी। तो स्पीड ऑफ लाइट मोर है मीडियम बी में देन मीडियम में, तो ये बात हमारी ठीक हो जाएगी कि माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। क्यों, क्योंकि ये रेयरर है। अब इसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब स्पीड ऑफ लाइट सेम है तो ये तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और कैन नॉट बी कंपेयर्ड की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन द ह्यूमन आई। आपने ये अभी चीज़ नहीं पढ़ी है तो ये मेरी मिस्टेक है, पर आप समझ लीजिए कि हमारी आईज जो है वो सेंसिटिव होती हैं 2 तरह के सेल्स में, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। ठीक है, तो रॉड्स जो सेंसिटिव होती है ये डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, और कोन्स जो सेंसिटिव होते हैं ये ब्राइट लाइट के तरफ सेंसिटिव होते हैं। हमारा आई का टॉपिक रह गया है, हम उसको 5 मिनट में कवर कर लेंगे, बहुत आसान है और स्लाइड बनी हुई है, मैं आपको कल ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी। अब ये रॉड्स एंड कोन्स दे दिया। ठीक है, रॉड सेंसिटिव है डिम लाइट के लिए, मतलब कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमको एकदम से नहीं दिखता है कुछ, पर थोड़े समय बाद हमको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखने लगता है। तो वो क्यों दिखने लगता है, क्योंकि रॉड सेल्स जो है उस समय एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी मदद से हम देख पाते हैं। अगर हम बहुत रोशनी में चले जाते हैं तो भी हमारी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं उस ब्राइट लाइट को, तो वो एडजस्ट कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ कोन सेल्स। तो आपको याद कैसे रखना है, एक मैथ्स में बुक आती थी, उस बुक का नाम था RD शर्मा। शायद बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, और जिसने पढ़ी है प्लीज़ कमेंट करिएगा कि RD शर्मा आपने मैथ्स की बुक पढ़ी है। तो ये RD हो गई क्या, मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था RD शर्मा से, तो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। तो RD क्या हो गया, रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर भी मार्क कर देते हैं कि कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स एंड रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखिए आपके क्वेश्चन प्लेन मिरर का किस हिसाब से आता है। ऋतु समतल दर्पण के सामने खड़ी है, ऋतु और उसकी छवि के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो अब हम बना देते हैं ऋतु को, हमें क्या है, हम तो बना लेंगे, ऋतु को हमें आता है ऋतु को बनाना। ये हमारी प्यारी सी ऋतु। ठीक है, और ये क्या है, ये इसके आगे लगा हुआ है दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर के आगे ऋतु खड़ी हुई है, और डिस्टेंस बिटवीन द ऋतु, और ये यहाँ खड़ी है तो इसकी इमेज भी यहाँ बन रही होगी, है ना। तो ऋतु की जो इमेज है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। डिस्टेंस बिटवीन द ऋतु एंड हर इमेज। अब ऋतु और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट, इफ़ शी मूव्स 2 मीटर्स टूवर्ड्स द मिरर। अब वो मतलब इससे अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी होती है। हमने पढ़ा भी था हम प्रॉपर्टी में कि जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी, और ये टोटल दूरी 10 मीटर दे के रखी है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा और ये वाली दूरी भी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, पर इसमें बोला है कि अगर शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर ये 2 मीटर और पास चली जाती है। अब ऋतु कहाँ गई है, अब 2 मीटर पास चली गई, मतलब अब ऋतु यहाँ पहुँच गई, तो इसकी इमेज भी तो आगे बढ़ेगी। तो 2 मीटर आप यहाँ से लेस कर दें तो 2 मीटर यहाँ से भी लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब उसकी दूरी कितनी बच रही है, अब उसकी दूरी यहाँ बच रही है 3 मीटर, तो यहाँ भी 3 मीटर बचेगी। तो अब बोल रहा है
देन द डिस्टेंस बिटवीन हर इमेज इज, और ऋतु और उसके बीच की फिर क्या डिस्टेंस रह जाएगी, तो डिस्टेंस ये रह जाएगी सिर्फ, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 6 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है प्लेन मिरर के बारे में। देखिए क्वेश्चन आ गया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि आप अपने नोट्स में, जिससे कि आप इसको लिख पाए। प्लेन मिरर की आपको जो है वो बातें बतानी है। समतल दर्पण में बनी छवि के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। तो इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, की तो गलत है। इमेज वस्तु जो का आकार बड़ी होती है नहीं होती है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, जो वस्तु की समान दूरी पर बनती है, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है वो सेम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। अब बात आती है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, ये भी बात ठीक है। इसका ये मतलब था लिटरली इन्वर्टेड का कि जो इमेज हम अगर लेफ्ट अगर अपना हैंड ऊपर कर रहे हैं तो हमारे इमेज जब हम देखते हैं तो हमको वो राइट हैंड ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने पी फॉर पूजा लिखा तो पी फॉर पूजा मिरर में कैसे दिखेगा, हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका हमने एक एप्लीकेशन देखा था एम्बुलेंस वाला भी, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, एम्बुलेंस वाला भी। तो ये क्या था, आपको मिरर में हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखाई हुई दिखाई देता है। क्यों देता है, मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखता है पर हम देखते कैसे हैं कि वैन में कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, जिससे कि जल्दी से सामने वाले को पता लग जाए कि एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हमको अपना टॉपिक जो है बहुत जल्दी से फिनिश करना है और हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पर ये भी है आपको सही कथन की पहचान करनी है। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। तो क्या कॉन्केव मिरर जो है वो ऐसा करता है क्या, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जल्दी से फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी। तो कॉन्केव मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये सब करता है, मतलब इसके पास सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही कॉन्केव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो साथ में क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। ठीक है ना, कॉन्केव लेंस में एक लिमिटेड था, वो लिमिटेड क्या क्या था कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, फिर साथ ही साथ डिमिनिश्ड है, ये था। और बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही थी, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर में थी। तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा कि एक अवतल दर्पण सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, तो ये जो है लेंस की बात हो रही है, सॉरी मिरर की बात हो रही है। तो ऑलवेज फॉर्म्ड एन कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, तो ये बात गलत है। ये क्या बनाती है, इरेक्ट इमेज बनाती है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा कैसा बनाता है, एक इरेक्ट एज वेल इन्वर्टेड, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है क्योंकि खाली वो इरेक्ट इमेज बनाता है। और कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, अब ये हमेशा इरेक्ट बनाता है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये दोनों बनाता है। ठीक है, दोनों टाइप्स को बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। अब कोई भी लाइट हमारे पास, ये आप देख लीजिए एक स्लैब लगा हुआ है, अब उसमें क्या आपको बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब लाइट ट्रैवल करे फ्रॉम एयर टू वाटर, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, लाइट ट्रैवल करे एयर से वाटर, मतलब ये क्या हो गया, रेयरर हो गया, और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो लाइट ट्रैवल करेगी यहाँ से यहाँ, तो क्या क्या चीज़ें होंगी देखते हैं। सबसे पहली बात है डेंसर में जाएगा तो ये थोड़ा इधर की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। पहले कंडीशन हमारी हो गई कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने आपको कैसे बोला था कि अगर घने जंगल में आ जाएंगे तो आप बहुत ही एकदम संकुचित होकर चलेंगे कि कहीं शेर वेर ना आ जाए। पर अब अगर आप खुले आसमान में जाएंगे, मतलब अगर आपका डायरेक्शन दूसरे मार्कर से देख लीजिए, अगर आपकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, मतलब आप वाटर से एयर की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप घने से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आप एकदम चौड़ के चलेंगे, है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था।
हमें याद करने के तरीकों से मतलब होना चाहिए बस। चलिए अगली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या ऐसी कंडीशन में इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो आप रेयर से डेंसर में करेंगे तो वेलोसिटी हमेशा कम होगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ये आपका प्रीवियस, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण के समानांतर आप स्थिति में खड़े हैं, तो आपकी कितनी छवियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इस ये गारमेंट शॉप की बात आ रही है, ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो आपके पास ऐसे दो मिरर हैं, ठीक है, और आप इसमें क्या है, मिरर ए और मिरर बी है, तो आप इसके बीच में कहीं खड़े हैं, तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। और ये क्यों होता है, इसका रीज़न है, रीज़न भी पूछ सकते हैं। अभी ऐसा पूछा तो आपसे रीज़न भी तो पूछ सकते हैं, तो रीज़न क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। आप रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसके कारण, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल एक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज अ डाइवर्जेंट लेंस, ये आप याद रख लीजिए, इट एक्ट एज अ डाइवर्जेंट लेंस। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी लाइट रे जो है, मेरे पास एक, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको बताना है व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की क्या डायरेक्शन होगी व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। आपने क्या देखा था कि एक हम जो है एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल को खींच देते हैं, और अगर कोई भी लाइट यहाँ पे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हम पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे बोला गया है कि अगर इंसिडेंट लाइट जो है वो नॉर्मल पे बढ़ रही है, अगर इस कंडीशन में क्या बोला, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो अब क्या कंडीशन होगी, क्या ये इधर से जाएगी या इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये इसी दिशा में जो है वो लौट जाएगी, ठीक है। जिस दिशा से आई उसी दिशा से क्या है वो लौट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल टू द सरफेस, नहीं, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जैसे आई और वैसे ही वो चली गई, ऐसे आई और ऐसे ही वो चली गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज करेक्ट। अब हमको क्या बताना है कि एक इमेज बतानी है किसकी, कॉनकेव लेंस की, कि वो कैसी बनेगी जो हमेशा करेक्ट हो, ठीक, मतलब आपको ऑप्शन जो है करेक्ट वाला खोजना है इसमें। तो आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी किससे किससे सिमिलर होनी चाहिए, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसमें कुछ वाला केस था, है ना, ये कुछ क्या था कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ये तीन चीज आपको याद रखनी थी। अब आइए देख लेते हैं। इट इज अपसाइड डाउन, एंड अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इट इज अपसाइड डाउन आ गया, इन्वर्टेड, आप बस इसमें वर्ड को देखिए चेंज कर दिया गया, इन्वर्टेड ना लिख के अपसाइड डाउन लिख दिया है। इट इज अपराइट, ठीक है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड बनती है, हमें देखना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कलाइडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कलाइडोस्कोप किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, आपने देखा था कलाइडोस्कोप, तो कलाइडोस्कोप के लिए क्या था, तीन मिरर जो है, तीन प्लेन मिरर्स की जरूरत पड़ रही थी, वो तीन प्लेन मिरर्स आपको देख रहे थे, प्लस इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था, हमने ये देखा था, ठीक है। तो कलाइडोस्कोप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स, ये गलत हो जाएगा, ये तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, टू प्लेन मिरर्स आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, हमने क्या पढ़ा था, अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने ये स्टेटमेंट कहाँ पढ़ी थी। फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर आप खड़े हैं तो आपकी मल्टीपल इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो ये किस में आपने पढ़ा था, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम थ्री इंक्लाइन प्लेन मिरर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। यही है, हिंदी में लिखा हुआ है, कलाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दूसरे के समानांतर, समानांतर वाली स्थिति अलग है, जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
3 झुकाव वाले समतल दर्पण से एकाधिक प्रतिबिंब। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म। अब आपको फिर से एक क्या है स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, हमने फिर से जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमारी बात थी कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर किसकी तरह सेम होता है? ये सेम होता है किसकी तरह? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। और ये क्या है? ये सब लिख लीजिए, बस आप इतना ही लिखिए तो आपको याद आ जाएगा। फिर क्या दूसरा है? कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमने कॉनकेव है, ये पहले वाला कॉनकेव है, CAVE, ठीक है। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये किसकी तरह सेम हो जाता है? ये कॉनकेव लेंस की तरह सेम हो जाता है। अब ये क्या था? कुछ वाला केस था। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये भी बात ठीक है। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल डिमिनिश्ड एज वेल एज वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्या बना रहा है? रियल डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अ कॉन्वेक्स लेंस वाइल यूजिंग एज अ मैग्नीफायर मेक्स अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ऑयल। अब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से, कहाँ पे? ऑयल में। तो एयर क्या है? रेयरर है, और ऑयल क्या है? डेंसर है, ठीक है। बस इतनी चीज आप याद रखेंगे। तो क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस नहीं होगी कभी, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस नहीं होगी कभी, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द रे बेंड्स ऑलवेज अवे, बेंड्स ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कुछ स्टेटमेंट ही गलत सी दी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर would the object be placed to produce a virtual image of the on object। तो आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, पर ये क्वेश्चन है बहुत आसान। आप हम इसे समझेंगे कि क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे के रखी है? 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, आपको क्या दे के रखा है कि कॉनकेव मिरर आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये आपने बना दिया। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख लीजिए क्या करने वाले हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20। अब फोकल लेंथ कितनी दे के रखी है? 20, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पुट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप ये आप केस याद करिए, आखिरी वाला। आखिरी वाला क्या केस था कि जितना पास ऑब्जेक्ट था, जितना पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट था हमारा, तो हमारी इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल। ये लास्ट वाला केस ही था जो मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है क्या मैं 20 सेंटीमीटर, क्या 20 सेंटीमीटर पे रखूंगी? तो यहाँ पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा अगर 40 सेंटीमीटर पे रखूंगी तो क्या 40 सेंटीमीटर तो और दूर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर और दूर हो जाएगा। तो मुझे क्या है, इसको फोकस और पोल के बीच में 10 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके मेरी यहाँ पे इमेज जो है वो बनेगी। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा। ये सिर्फ देखने में आपको न्यूमेरिकल लग रहा है, पर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है। चलिए ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये हमारा आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अभी भी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 में भी मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो सारे इंक्लूड करने वाली हूँ, प्लस आपको जो 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं उसको क्लियर करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।